अच्छा जी, एराब और बिना, ये हमारा टॉपिक था। एराब किसे कहते हैं, इस पे हम बात कर चुके हैं। कोई कौन बताएगा एराब के बारे में? जी उस्ताद जी, एराब वो होता है जो लफ्ज़ के आखिर में एंड में जो आता है उसको, जो ज़बर ज़ेर फतहा ज़म आता है तो ये एराब है। बदल जाते हैं हम्म। तो इसको एराब कहते हैं। ठीक है सर जी। लफ्ज के आखिर में हम्म। सर लफ्ज के आखिर में कोई भी जो तब्दीली आती है वो चाहे हरकत बदलने से हो या हर्फ के बदलने से हो, उसको हम इराब कहते हैं। इससे वर्ड का अपना मतलब चेंज नहीं होता, लेकिन ओवरऑल जो सेंटेंस का मीनिंग कन्वे हो रहा होता है वो चेंज हो जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। मतलब जो ये तारीफ है ना जो इन्होंने बताई है, तहरीम ने, ये मुकम्मल तारीफ है। कि असल में एराब है जो किसी लफ्ज के एंड पार्ट पे जो तब्दीली हो रही है, और वो तब्दीली हरकत में भी हो सकती है और हर्फ में भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। बस इतनी बात हुई थी हमारी। इसकी डिटेल्स पे तो बात जी नहीं हुई ना। आपने तो ये ये भी। बताया था कि जी। हर्फ जो है वो सेकंड लास्ट वाला हर्फ चेंज होता है, और हरकत जो है वो लास्ट लेटर में चेंज होती है नॉर्मली। हाँ ऐसा ही है, ठीक है। तो वो ये नहीं, जो लफ्जों की एंडिंग हम कह रहे थे वो लास्ट लेटर भी हो सकता है या सेकंड लास्ट भी हो सकता है, ठीक है। बाकी ये भी क्लियर हो गया कि इस चेंज से लफ्ज का अपना जो मीनिंग है वो कोई नहीं बदलता, बल्कि ओवरऑल वो जुमले के मानी पे फर्क आ रहा होता है। ठीक है, ये बात भी। चले। दूसरा जो ये लफ्ज लिखा हुआ है ना, बिना। बिना जो है ये एराब का अपोजिट कॉन्सेप्ट है। बिना का मतलब होता है कि एक लफ्ज जुमले में कई हैसियतों से यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। यानी कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं कि वो आप कहीं पे भी लाएं किसी भी जुमले में, तो उनकी जो एंडिंग है उसमें कोई फर्क नहीं आता। मिसाल के तौर पे जैसे एक लफ्ज है आईना। तो आईना जो है ये कहीं पे भी यूज करेंगे तो नून पे जबर जो आ रहा है, ये नून पे जबर ही रहेगा। कभी ये लफ्ज आपको आईनू या आईनी नहीं मिलेगा पढ़ने को, ठीक है। तो इसी तरह हाजा है तो हाजा को हाजा ही यूज करते हैं हमेशा। जालिका है तो वो हमेशा जालिका ही यूज होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो बिना जो है वो है कि लफ्ज एक ही तरह यूज हो, उसकी एंडिंग चेंज ना हो, ठीक है, इसको हम बिना कहते हैं। और एंडिंग जो चेंज होती है उसको हम एराब कहते हैं। ठीक हो गया, दोनों लफ्ज क्लियर हो गए। सर तो एग्जांपल्स आप बताएंगे ना बिना के? बिना की बिना की थोड़ी एग्जाम्पल भी, और दूसरा ये कि थोड़ी डेफिनेशन भी सर, और क्लियर कर दें। हाँ, बिना यानी सिंपली हम कहेंगे कि किसी लफ्ज की एंडिंग एक ही तरह अगर रहे, यानी उसमें कोई चेंज ना आए, तो उसको हम बिना कहते हैं। यानी लफ्ज का एक ही शक्ल पे इस्तेमाल होना, या लफ्ज का अपनी शक्ल हर जुमले में बरकरार रखना, कि कोई भी लफ्ज है उसकी फॉर्म बदल नहीं रही, ठीक है। तो ये बिना है। पहचानेंगे कैसे उस्ताद जी? वो देखेंगे, वो आगे इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा लफ्ज बदलता है, कौन सा नहीं। लेकिन ये तो क्लियर हो गया ना कि इस लफ्ज का मतलब क्या है। अगर हम बोलते हैं कहीं कि इस लफ्ज में बिना है, तो बिना का मतलब है कि ये लफ्ज चेंज नहीं होता, ये लफ्ज एक ही तरह से यूज होता है हमेशा। इतनी बात क्लियर है? तो जी, हम्म। आप कह रहे हैं कि कुछ रूट वर्ड्स होते हैं, रूट वर्ड्स में इराब आ सकती है, मगर कुछ वर्ड्स होते हैं वो हमेशा सेम ही यूज होंगे तो वो फिर बिना होंगे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? हाँ, मतलब लफ्ज की दो जैसे टाइप्स कह लें। कुछ लफ्ज हैं जो बदलते हैं, मतलब जो बदलना है ना उसको इराब कह रहे हैं, और ना बदलने को बिना कह रहे हैं, ठीक है। और ये इराब को ऑपोजिट कॉन्सेप्ट। जैसे हमने किताब की एग्जांपल ली थी कि कहीं हम किताबुन यूज करते हैं, कहीं किताबन या कहीं किताबिन, तो ये एराब है। और कुछ लफ्ज कभी भी चेंज नहीं होते, हमेशा एक ही तरह आते हैं। जैसे मैंने आईना की एग्जांपल दी है कि आप कभी भी उसको आईनू या आईनी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो इस फिनोमिनन को हम बिना कहते हैं, ठीक है। यानी चेंज जो है वो एराब है, और चेंज का ना होना, यानी एक ही सूरत पे रहना, ये बिना है। जी फराज। जी शेख, मेरा सवाल था कि चेंज के बाद ही, किसी लफ्ज में चेंज के बाद ही जुमले की माना चेंज होती है ना, लेकिन इसमें जब चेंज ही नहीं होगा तो फिर इसे एराब क्यों कहते हैं?
यार एराब तो नहीं कहते, मैं यही तो कह रहा हूँ, एराब का ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है ये। ओके सर। हम्म। मतलब देखें, समझ गया सर। समझ गए हैं? जी सर। मतलब जैसे हम ये कहते, उर्दू में जितने भी लफ्ज यूज होते हैं एक ही तरह से यूज होते हैं ना, चेंज तो नहीं करते। जैसे किताब है तो हमेशा किताब ही है, ये बिना है। और ये जो आप चेंज करते हैं, किताबुन किताबन किताबिन, ये एराब। तो लफ्जों की एंडिंग चेंज हो रही है तो इसको बोलेंगे एराब, नहीं चेंज हो रही तो इसे बोलेंगे बिना। ठीक है। सर जी जैसे सर हो मूसा है। जी। कोई एक बात, अच्छा बात करने से पहले प्लीज एक हैंड रेस कर लिया करें ना, आसानी होती है फिर उसे मैनेज करना इजी हो जाता है, वरना एक ही वक्त में कई लोग बोल पड़ते हैं और फिर इकट्ठे ही खामोश भी हो जाते हैं। अब किसने बात करनी? नहीं है कोई बात, अच्छा जी। नशफा। जी सर एग्जाम्पल में मैं बता रही थी, जैसे मूसा का नाम जहाँ भी आता, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम जहाँ भी आता है तो वो उसी तरह रहता है, तो वो बिना में आएगा। नहीं, वैसे ये बिना की एग्जाम्पल नहीं है। उसकी वजह ये है कि मूसा में एक और वजह है कि मूसा जो चेंज नहीं हो रहा, उसकी वजह ये है कि मूसा का आखिरी हर्फ अलिफ है। अलिफ कोई हरकत ले नहीं सकता, उस पर पेश या जबर या जेर आ नहीं सकता। ठीक है। लेकिन इसको हम बिना नहीं कह सकते। वो आगे चूंकि मैं आपको बताऊंगा टेक्निकली बिना यानी कौन से इसम हैं जो चेंज नहीं होते, वो जब आप पढ़ेंगे फिर क्लियर होगा। ठीक है। एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे आगे, कौन से लफ्ज चेंज होते हैं कौन से नहीं होते वो भी पढ़ लेते हैं। अभी सिर्फ ये टर्म तो क्लियर होगी ना कि इसका मतलब क्या है। फराज कह रहे हैं कि आई मीन टू से, अच्छा वो आप वो ये बात कर रहे हैं कि अगर एक लफ्ज बदल ही नहीं रहा तो जुमले में उसका मानी क्या है, अगर वो मुख्तलिफ ग्रामेटिकल रोल्स को लेता है तो उसका मानी फिर पता कैसे चलेगा। अब वो फिर कॉन्टेक्स्ट में गौर करके पता चलता है, यानी उसकी कोई अलामत नहीं होती। ठीक है। जो लफ्ज तो चेंज होते हैं ना वो फौरन पता चल जाता है, और जो लफ्ज चेंज नहीं होते उनमें फिर हमें कॉन्टेक्स्ट पे देखना पड़ता है, लेकिन उसके रूल्स भी पढ़ेंगे आगे, डिटेल से पढ़ेंगे। चलें, ये क्लियर है। एराब है चेंज होना, और बिना है कि चेंज ना होना। आगे चलते हैं फिर अब। सर क्लियर है। जी जी जी, हो गया क्लियर। बस ठीक है, बाकी जो आपके क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं ना कि मीनिंग पे फर्क पड़ेगा तो कैसे पता चलेगा, अगर एक लफ्ज नहीं चेंज हो रहा तो उसके मानी को कैसे पहचानेंगे, कौन सा लफ्ज चेंज होगा कौन सा नहीं होगा, ये सारी चीजें पढ़नी है आगे। ठीक है। अच्छा जी। अब आगे जरा देखें, ये जो लफ्ज है ना एराब, जिसे हम कह रहे हैं, आपको स्क्रीन शो हो रही है ना? जी जी सर। सर हो। अच्छा, एराब हमने कहा है कि ये है चेंज का नाम है एराब। जो लफ्ज चेंज होता है उसको बोलते हैं मोरब। ये भी एक टर्म है तो ये भी नोट कर लें। ये जो अभी मैंने लिखा है मोरब, ये भी डिस्प्ले हो रहा है? नहीं सर। नहीं हो रहा? नहीं हाँ सर वही ये मुझे मुझे यही लग रहा था ना कि स्क्रीन जो है वो रुकी हुई है। अब देखें, अब हो रहा है डिस्प्ले? जी सर। जी सर। हम्म। तो जो लफ्ज एराब कबूल करता है, यानी जो चेंज होता है, उसको कहते हैं मोरब। ठीक है। तो मोरब का वर्ड है एराब से। इसी तरह बिना का मतलब है चेंज ना होना, यानी लफ्जों का एक ही शक्ल पे इस्तेमाल होना। तो जो लफ्ज चेंज नहीं होगा, यानी जो बिना पे रहेगा, उसको कहेंगे मबनी। ठीक है, ये भी दो टर्म्स नोट कर लें। उस्ताद जी ये तशरीफ समझा। नहीं नहीं, वो तशरीफ वगैरह तो मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था कि यार जो लफ्जों में चेंज आता है वो तशरीफ है, और जो तब्दीली जुमले पे इफेक्ट करती है वो एराब है। उसको नहीं देखें, बस इसको देखें, एराब मोरब और बिना मबनी। ये क्लियर हो गया? जो, ठीक है, एक लफ्ज अगर उसकी एंडिंग चेंज हो रही है तो इस फिनोमिनन को हम एराब कहते हैं, और जो लफ्ज चेंज होता है उसको
मोरब कहते हैं, ठीक है। और अब और कोई लफ्ज ऐसा जैसे है जिसमें, शेख साहब जैसे मजमूम और मफतूह, इसी तरह। जी इसी तरह जैसे जम्मा कहते हैं पेश को, और मजमूम कहते हैं उसे जिस पे पेश आए, ठीक है। जैसे फतहा होती है जबर, और जिस हर्फ पे फतहा होगी उसे मफ्तू कहेंगे। तो इसी तरह एराब है तब्दीली, और जो हर्फ तब्दील होगा, जो लफ्ज तब्दील होगा उसे कहेंगे मोरब। और बिना है तब्दील ना होना, और जो लफ्ज तब्दील नहीं होगा उसे कहेंगे मबनी। ठीक है, तो एराब और बिना ये फिनोमिनन्स हैं, और मोरब और मबनी ये वो लफ्ज हैं जिन पे ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है, हम जहाँ कह ये सकते हैं एक्सरसाइज ना हो रही इराब, हम कह सकते हैं ना इराब और बिना एक रूल है, और मुअर्रब और मबनी वो है जिस पे वो रूल अप्लाई हो रहा है। है। बिल्कुल बिल्कुल यही है। जी क्लियर। जी। चलें, अब आगे हमने एक चीज और डिस्कस करनी है, वो ये कि आप लोगों ने अभी जो एराब को डिफाइन किया था, तो आपने तो कहा कि एराब है तब्दीली, और ये तब्दीली लफ्ज में कहाँ होती है? सर एंड पे। आखिर में। लफ्ज के आखिर में होती है, ठीक है। और दूसरा, आपने ये भी बताया था कि दो तरह से चेंजेस आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ तब्दील हो सकती है? हरफ और एक हरकत। हरफ की दूसरी हरकत। तब्दीली जो है वो हर्फ में भी हो सकती है, और हरकत में भी हो सकती है। बस यही डिस्कस हुआ है ना? जी और शेख साहब। ठीक है। ये अच्छा, यही हुआ है सर। एक तो हमने इसमें मजीद ये सीखना है कि ये तब्दीली होती क्यों है, ठीक है। तो ज़रा इस पे बताएं कि क्यों होता, क्यों है ये चेंज, क्यों होता है कोई लफ्ज? सर मीनिंग चेंज होता है उसका। हम्म, सर यूजुअली मेरे ख्याल से लफ्ज इसलिए चेंज होता है क्योंकि उससे फिर बेसिकली अगर हम हर रोल के लिए अलग वर्ड यूज करने लगेंगे तो फिर लैंग्वेज इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो जाती है, इससे लैंग्वेज कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट हो जाती है। मतलब आप कम तब्दीलियों के साथ ज्यादा मीनिंग इजहार कर सकते हैं। हम्म, ठीक है। नहीं, आप भी ये कहना चाह रही हैं कि जो चेंज आता है ये कोई ना कोई मीनिंग जैसे है जिसको ये एक्सप्रेस कर रहा है। तो यानी मुख्तलिफ जो लफ्ज की शक्लें हैं या एंडिंग्स हैं, तो हर एंडिंग को स्पेसिफिक मीनिंग देने के लिए आता है। ठीक है, इट्स रोल आउट द वर्ड इन अ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है जी। अरिश्मा। सर इसम की हैसियत जो कि उस जुमले में यूज हो रही हो उसको शो करता है। बिल्कुल सही है। सर मैं ये भी कहूंगी कि जैसे मैं आप उर्दू देखें तो उर्दू में हम वो कहते हैं ना अरबिक बहुत फसीह लैंग्वेज है, उसकी एक वजह ये है कि उर्दू में अगर मैंने कहना है गाड़ी का प्लूरल्स, तो हम यूजुअली कहेंगे बहुत सारी गाड़ियां या दो तीन गाड़ियां। इंग्लिश में होगा टू कार्स। लेकिन अगर हम अरबिक की बात करेंगे तो खैर मुझे अभी मैं अरबिक ग्रामर आती ही नहीं है, बट अरबिक में और ज्यादा कम तब्दीलियों से जो है वो मीनिंग, जिससे अब आपने बताया मुस्लिमाइन, मुस्लिमून, वो टू से मल्टीपल में चला जाता है, बट आपको वर्ड्स नहीं ऐड करने पड़ते, सिर्फ एराब से ही बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। तो एक फसी जबान है बेसिकली, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है। अच्छा चले, ठीक है, सही है। तो ये जो चेंज आता है बेसिकली ये बताता है कि कोई लफ्ज जुमले में क्या मानी दे रहा है, या जुमले में वो कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं कि वो जुमले में क्या क्या मानी देने के लिए कोई लफ्ज आ सकता है, या ग्रामेटिकल रूल्स क्या होते हैं। उससे पहले लेकिन ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से कलिमा है जो मोरब होता है और कौन से मबनी होते हैं। कलिमे आपने पढ़े हैं ना पहले के, तीन तरह के होते हैं, इस्म, फेल और हर्फ। लफ्ज तीन तरह का है ना, ये बात हुई भी है ना हमारी सर। स्टार्ट में। हाँ जी ठीक है। हाँ सर, जी जी सर। सर। जी तो सर। अगर हम उस एतबार से देखें तो जो इस्म है, इस्म में मेजॉरिटी मोरब है या मबनी है? इस्म आपको क्या लगता है, चेंज होता है या नहीं होता? सर मेजोरिटी तो मोरब है। मोरब हाँ, मबनी है इस्म मबनी।
इसम असल में मबनी मोरब है। होता है। ठीक है। इसम मोरब होता है और बहुत कम से इसमें जो मबनी होते हैं, तो मेजॉरिटी इसकी यही है, मोरब है। फेल आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा, तो उसको अभी हम डिस्कस नहीं करते। फेल में वैसे दोनों हैं, कुछ फेल हैं जो मोरब है, कुछ मबनी है। ठीक है, लेकिन फेल में भी बहुत कम है जो मोरब हो, ज्यादातर इसम है जो वही मोरब होता है। ठीक है, तो बेसिकली ज्यादातर इसका ताल्लुक एराब का इसम ही से होता है। अगर हम हर्फ की बात करें तो हर्फ सारे मबनी होते हैं। ठीक है, हर्फ कहते किसे हैं? जो दो जुमलों को रिलेटेड करता है उसे हर्फ कहते हैं। हाँ ठीक है, जो किसी फ्रेज या जुमले में आता है कोई मीनिंग देने के लिए, इंडिपेंडेंटली जैसे यूज नहीं होता वो। तो हर्फ जितने भी होंगे ना वो मबनी होंगे, जैसे मिन है, फी है, इला है, अला है, ली है, अन है। ठीक है, तो जितने भी हर्फ हैं, वा पढ़ते हैं आप, फा पढ़ते हैं, सुम्मा पढ़ते हैं, ये हर्फ कभी चेंज नहीं होंगे। आपने कहीं देखा है कि सुम्मा जो है वो कहीं सुम्मू यूज हुआ हो या सुम्मी हुआ हो, या फा जो नहीं है वो सर। फा यूज होता है ना, फी या फू तो नहीं यूज होता। तो हर्फ अपनी हालत नहीं बदलते, हर्फ हमेशा मबनी ही रहते हैं। ठीक है, और फेल जो है उसमें भी ज्यादातर मबनी होते हैं, कुछ फेल हैं जो मोरब होते हैं। लेकिन बहरहाल इससे इतना क्लियर हो जाता है कि एराब असल में सबसे ज्यादा रिलेटेड है इस्म के साथ। ठीक है, फेल की टाइप्स पढ़ चुके हैं आप लोग? फेल की। नहीं सर। नो नो सर। सर। नहीं पढ़ी ना? हाँ बस ठीक है, फिर अभी उसको डिस्कस नहीं करते। तो इतना बस ध्यान में रखिएगा कि इस्म जो है वो एराब लेते हैं, और सिर्फ इस्म की एक आप कह लें छोटी सी एक लिस्ट है जो चेंज नहीं होते। वो भी बेसिकली ऐसे इस्म होते हैं जो हर्फ से मिलते जुलते हो, यानी जिनमें हर्फ वाला कोई मीनिंग या कोई रोल आ रहा हो। ठीक है, तो वरना नॉर्मली हर इस्म चेंज होता है। ठीक है जी, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं जो आखिरी बात है, कि ये चेंज जो है ये जुमले में क्या मानी इससे हमें पता चलते हैं, या वो क्या मानी ऐड करता है। यहाँ तक कोई अगर सवाल है या कंफ्यूजन है तो बताएं, यहाँ मैं पॉज ले लेता हूँ। अगर अब तक की बातें क्लियर हैं तो फिर आगे चलते हैं। शेख साहब, वो जो आप लोगों ने कहा कि फेल का डिस्कस हुआ है, तो वो तो आप लोगों ने बताया था कि फेल माजी हो, फेल मुजारे और फेल अमर। ये मैंने बात की भी लेकिन है। तफसील जी लेकिन सर, तफसील वो नहीं की। कहते हैं फेल। तफसील ना, नहीं की थी, सिर्फ है कि फेल के अकसाम जो है वो तीन है: फेल माजी, फेल मुजारे, फेल अमर। अच्छा ठीक है। बेर आप लोगों ने ये भी कहा था कि फेल माजी वो होते हैं जो गुजर ठीक होता है है। ना। और ठीक है। फेल मुजारे वो जो आने वाले मुस्तकबिल, और जो गुजर बस ठीक है, होता है ठीक ना है। वो। हम्म, ठीक है, ठीक है जी। इकरा आप क्या कह रही हैं? सर वो मैंने इसी मुतालिक बात करनी थी जिसके मुतालिक वो रमजान भाई ने बात कर नहीं ली है मुझे कि आपने हाँ इसके बारे में। ये फेल की टाइप्स आप बयान कर चुके हैं, फेल माजी मुजारे और अमर की। अच्छा और मुझे इनकी याद नहीं आपने है अलामात वैसे। चलें। नहीं सर आपने नहीं है इनकी, वो आपने अलामात भी बताई हैं कि जिसके शुरू में हरफ कद हो, अल्लाह माफ तहकीक वो फरमाए, ये बैठा मैंने नहीं है। बताया, किसी और ने बताया होगा फिर। अलामात नहीं तो सर ये खुदा चैप्टर जानता आ है, मैंने चुके हैं कभी नहीं बताई। सर आप सर, सर ये आप आपने सर लोगों ने ये वो तारीफ की थी। नहीं सर, नहीं पढ़ाया ये भी। हाँ नहीं पढ़ा ये तो मुझे भी पता है, अलामात तो मैंने कभी नहीं बताई। चलिए कोई नहीं, आप लोगों ने कहीं और पढ़ा होगा। हाँ बस अच्छा, मुझे एक गुजारिश और करनी थी कि मतलब कोशिश किया करें, कोई क्वेश्चन है ना या कोई बात भी करनी है तो स्टेटमेंट लंबी ना हो बहुत, तो उसको मुख्तसर रखें जितना हो। तो ठीक है, वरना उसमें बहुत सारा टाइम निकल जाता है। अच्छा तो हाँ, बस अब हमने ये डिस्कस करना है कि एराब जो है ये जो चेंज आता है लफ्जों की एंड पे, यानी इसम के एंड पे, तो इससे मानी पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले जरा थोड़ा सा आपको जुमले का आइडिया होना चाहिए कि जुमला कहते किसे हैं, और जुमले के कितने पार्ट्स होते हैं, उसमें कौन से लफ्ज क्या क्या मानी देने के लिए आ सकता है। तो फिर इंशाल्लाह इस चीज़ को समझना आसान होगा।
हाँ अच्छा, जुमले के बारे में मैं कह रहा था कि हम जरा थोड़ा सा जुमले को समझ लेने की कोशिश करते हैं, उससे फिर एराब को समझना आसान हो जाएगा। जुमले के हवाले से ये बात तो हो चुकी है ना कि अरबी में जुमला दो तरह का होता है, एक इस्मिया है और एक फेलिया जुमला है। ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है। और अगर हम, ये तो जुमले की टाइप्स हैं, अगर जुमले को इस एतबार से देखें कि उसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कौन सा लफ्ज क्या मतलब दे रहा होता है, तो उसमें आके हम ये कह सकते हैं कि जुमला जो है ना, उसमें दो चीजें होती हैं जो जरूरी होती हैं किसी भी जुमले में। यानी कोई भी अल्फाज का मजमुआ उस वक्त जुमला कहलाता है जब उसमें दो चीजें मौजूद हों, ठीक है। क्योंकि ये भी आपने पढ़ा हुआ है ना कि मुरक्कब की इस्तिलाह पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? किसकी सर? मुरक्कब पढ़ा हुआ है ना, मुरक्कब क्या होता है? जी सर, पढ़ा। पढ़ा हुआ है ना, जी मुरक्कब सर, किसे कहते हैं? जो लफ्जों का मजमुआ है। और उसकी हमने हुआ है। फर्दर दो टाइप्स पढ़ी थी। अगर वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो वो जुमला है, अगर मुकम्मल मानी नहीं दे रहा तो वो मुरक्कब नाकिस है, ठीक है। अब मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जो जुमला होता है ना, जिस वो मुरक्कब जिसे हम जुमला कहते हैं, हम इसलिए उसे जुमला कहते हैं कि उसके अंदर दो चीजें होती हैं, उसमें दो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। तो कोई भी जुमला आप देखेंगे कभी भी, तो उसमें एक वो लफ्ज होगा जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट। पहले मैं अंग्रेजी की टर्म्स बता देता हूँ, ये चूंकि ज्यादा लोग इसको जानते हैं। एक तो सब्जेक्ट जो है, ये पहली जरूरत है जुमले की। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बोलना शुरू इसलिए करते हैं ना कि हमें किसी के बारे में कुछ कहना होता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि अली पढ़ता है, खालिद जो है वो उस्ताद है, फातिमा यूनिवर्सिटी जाती है। तो इन में मैं फातिमा, अली या खालिद के बारे में भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। कलम नया है, किताब अच्छी है। तो इन सब जुमलों में हम किसी के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। जिसके बारे में हम कुछ कह रहे होते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो एक तो हर जुमले में सब्जेक्ट जरूर होता है, और दूसरा उसके बारे में आप कोई स्टेटमेंट देते हैं, आप कुछ बताते हैं ना कि फुला ऐसा है। जैसे आपने कहा कि अली पढ़ता है, तो अली के बारे में आपने पढ़ने की स्टेटमेंट दी है। खालिद, जो भी कहा था, खालिद अच्छा है या उस्ताद है, तो उस्ताद है की स्टेटमेंट आपने खालिद के बारे में दी। फातिमा के बारे में भी आपने एक स्टेटमेंट दी है कि वो ये काम करती है, ठीक है। तो आपने किताब के बारे में एक स्टेटमेंट दी है, कलम के बारे में। तो जिसके बारे में आप जो कहते हैं उस हिस्से को हम कहते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। क्लियर है? यानी जो इंफॉर्मेशन होती है ना जुमले में, उसे हम उस लफ्ज को प्रेडिकेट कहते हैं जिसमें कोई इंफॉर्मेशन है। और वो लफ्ज जिसके बारे में बात करते हैं उसे कहते हैं सब्जेक्ट। ये दो चीजें जरूरी होती हैं किसी भी जुमले में, और इनमें से अगर कोई एक लफ्ज मिसिंग होगा तो वो फिर जुमला नहीं रहेगा। समझ रहे हैं ये बात? जी सर। अब मिसाल के तौर पे चले मैं जरा कुछ आपको अरबी के एग्जांपल्स भी दे दूं ना, ताकि आपको फील भी हो कि अरबी पढ़ रहे हैं। तो अब हम अगर जैसे कहते हैं कि खालिदुन मुदर्रिसुन, ठीक है। आपने खालिद के बारे में बताया कि खालिद एक उस्ताद है, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? खालिद। हाँ, खालिद है जो सब्जेक्ट है। और इसमें, सॉरी, इसमें वो कौन है? प्रेडिकेट क्या है? मुदर्रिस। मुदर्रिस जो है ये प्रेडिकेट, मुदर्रिस। ठीक है। आपने स्टेटमेंट ये दी है ना खालिद के बारे में कि वो क्या है जी, वो उस्ताद है, ठीक है। तो जी। जी जी जी। जी वो लिंक नहीं खोल रहा था वो, अभी जो दूसरा शुरू हुआ, समझ गया कि क्या अभी थोड़ी देर मेरा ख्याल है साथ चले, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। आपने अभी ज्वाइन किया है? जी। वो नहीं हो रहा था, वो ब्लॉक आ रहा था, इस वजह से वो फिर यार दूसरे इस को बताया, देखें, साथ इस साथ तरह की पूछने। ना ऑनलाइन क्लासेस में ये वाले इश्यूज आते रहते हैं। उसमें फिर यही है कि अगर किसी का कोई क्लास के सेगमेंट मिस होता है, बस वो जब ज्वाइन कर लिया, कर लें। जो चीज़ आपको उसमें कुछ देर सुनेंगे समझ आ जाएगी। अगर इन केस नहीं कुछ होता, रिकॉर्डिंग देख लें बाद में, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर देखें ना, ये इशू हर किसी का आता रहेगा। कभी किसी का नेट
नहीं चलेगा, कभी आवाज़ का मसला किसी को होगा, कभी लिंक का इशू होगा। अब मैं एक ही चीज़ को अगर बार बार कहता रहूँ, एंड पे आपको पता है मैं स्टार्ट में भी इसीलिए रिकैप करता हूँ पिछली क्लास का, एंड पे भी करता हूँ। उसका मकसद यही होता है कि किसी की कोई चीज़ रह गई है तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। लेकिन बीच में नहीं कर सकते, वरना फिर वही चीज़ होती रहेगी बार बार। तो इन चीज़ों को प्लीज़ खुद भी समझें। बिल्कुल आ, हाँ सर। अच्छा, हाँ देखें, अब जैसे इसी तरह मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे कि अल किताबु मुफीद, कि किताब जो है वो मुफीद है। तो यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट कौन है? किताब। किताब जो है किताब ये सब्जेक्ट है, और खबर क्या है? जो प्रेडिकेट है, जो मुफीद। वो है मुफीद, मुफीद। ठीक है। इसी तरह प्रेडिकेट जो है वो जरूरी नहीं है कि कोई इसम हो, वो समटाइम्स कोई फेल भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर जैसे मैं ये कहता हूँ कि अली ज़हबा इलल मदरसा, कि अली जो है वो स्कूल गया है, तो यहाँ इस जुमले में मैंने किसके बारे में बात की है? अली। अली के अली। बारे में बात की है। के तो बारे में। अली, अली है सब्जेक्ट, और इसमें मैंने अली के बारे में कहा क्या है? उसकी क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? ज़हाबा, ये बेसिक जा रहा। इंफॉर्मेशन उसके बारे में कि वो गया है हम्म स्कूल, ठीक है। तो ये दो हम्म चीजें हमेशा होंगी जुमले में। कोई भी मुरक्कब उस वक्त जुमला कहलाता है जब उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट वो लफ्ज है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट वो लफ्ज है या वो स्टेटमेंट है जो आपने सब्जेक्ट के बारे में दी है। ये वाली बात क्लियर हो गई? अब इसको अगर हम जी मुरक्कब सर। नाकिस के साथ कंपेयर करें ना, मतलब देखें, फर्ज करें ये है अल किताब अल मुफीद, इसका मतलब है अच्छी किताब या मुफीद किताब, ठीक है। मुफीद किताब ये जुमला है या नहीं है? जुमला के मुरक्कब नाकिस है मुफीद किताब। नाकिस है। नाकिस है, नाकिस है। क्यों? क्यों नाकिस है? क्योंकि कि इसमें जुमले के दोनों इसमें एंड्स नहीं इसमें है। हम्म ऐसा ही है ना? आपने कोई इसमें देखा, स्टेटमेंट है ही नहीं कोई इस जुमले में। मुफीद किताब, मुफीद किताब क्या है, कहाँ है, किसकी है? कोई भी स्टेटमेंट नहीं है ना, मिसिंग है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम जुमला नहीं कहते। हाँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये मुफीद किताब है, अब ये जुमला होगा कि नहीं? अब जुमला है ना, क्योंकि अब मैंने उस एक उसका सब्जेक्ट ऐड कर अल दिया। किताब मुफीद। हाँ, ठीक है। ठीक। तो इस तरह हर जुमले में दो एंड्स होते हैं या दो चीजें होती हैं जिससे वो जुमला होना क्वालिफाई करता है, कोई भी मुरक्कब। एक उसमें सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरा प्रेडिकेट होगा कि जो हम बात करते हैं या जो भी हम स्टेटमेंट सब्जेक्ट के बारे में। सर। अच्छा जी, रमशा। सर जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी पीछे खालिदुन मुदर्रिसु, तो वो भी मुरक्कबुन नाकिस नाकिस होगा क्यों? नहीं, वो जी जी। वो तो कंप्लीट जुमला है ना, क्योंकि उसका मतलब तो ये है कि खालिद उस्ताद है। पूरी बात है, उसमें स्टेटमेंट दे रहे हैं ना खालिद के बारे में, एक ओके इन्फॉर्मे ओके। हाँ, ठीक है। जी, रमशा। के बारे में नाम बात हो रही है और प्रेडिकेट बाकी इंफॉर्मेशन है, तो इलल मदर, ये जो मदरसा है सेकंड लास्ट सेंटेंस, ये हम्म। प्रेडिकेट नहीं है। नहीं, ये प्रेडिकेट का हिस्सा, इसको वैसे कह भी सकते हैं, कह भी सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये खुद एक फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, वो है प्रेडिकेट। साहबा इलल मदरसा को हम एक्सटेंशन कहते हैं, नॉर्मली प्रेडिकेट की एक्सटेंशन है। अच्छा। ठीक है। जी, नशफा। सर जुमला और मुरक्कब नाकिस में डिफरेंस जैसे आपने बताया ट्रांसलेशन करके हमें पता चल रहा है। अगर सिर्फ हम अरेबिक टेक्स्ट को देखें फिर हमें कैसे पता चलेगा डिफरेंस? जैसे किताब मुफीद की मुफीद उनकी आपने एग्जांपल दी, तो इन दोनों में अगर हम अरेबिक टेक्स्ट को देख के डिफाइन डिफरेंस करें तो फिर कैसे पता चलेगा? अब उसके लिए तो जाहिर बात है, वो हम डिटेल से फिर पढ़ेंगे ना कि फ्रेजेस अरबी में कितने तरह के होते हैं। मुरक्कब नाकिस सब कई किस्म के होते हैं, और हर एक के डिफरेंट रूल्स हैं। वो अभी हमने स्टडी नहीं किया, हमने जस्ट
जुमले और मुरक्कब नाकिस की सिर्फ डेफिनेशंस देखी थी। तो लेकिन आप अभी इनमें फ़र्क कर नहीं सकते क्योंकि अभी हमने किसी के भी रूल्स नहीं पढ़े। ठीक है। तो अब आगे चल के हाँ पढ़ेंगे इसी यानी सेमेस्टर में, मेरा ख्याल आएगा आगे चल के। तो वहाँ जब डिटेल से जुमले को भी देखेंगे कि उसके क्या रूल्स हैं यूजेज के और मुरक्कब नाकिस के, फिर आप लोग फर्क कर सकेंगे। ठीक है। फिलहाल मैं सिर्फ ये समझाने के लिए मिसाल दी थी ना कि आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि बेसिकली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जुमले में होते हैं। ठीक है। और इन्हीं से वो जुमला कहलाता ओके सर, है। ठीक जज़ाक है। रमशा, फिर कोई सवाल है जी? नो सर। अच्छा। अच्छा नहीं है, ठीक है चलिए। उस्ताद जी इसको जरा दोबारा दोहराइए जो अभी किया। हाँ देखें, अब मैं ये कह रहा था कि जुमला जो है उसमें दो चीजें जरूरी होती हैं तभी वो जुमला बनता है। ठीक है। यानी जुमले में एक तो वो लफ्ज होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे खालिद उस्ताद है, इसमें खालिद के बारे में आपने बात की, अली सच्चा है, अली के बारे में बात की है। तो एक वो लफ्ज होगा जिसके बारे में आप बात करते हैं जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। और दूसरा वो लफ्ज होता है जुमले में जिसमें आप कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई भी बात बताते हैं। जैसे अली सच्चा है, तो सच्चाई की आपने निस्बत की है ना अली से। तो ये जो सच्चा है इसको हम प्रेडिकेट कहेंगे और अली जो है इसको सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है। तो ये दो चीजें हर जुमले उस्ताद में जी होती हैं, इनमें से कोई एक चीज अगर नहीं होगी तो वो जुमला नहीं रहेगा। शेख साहब एक बात करनी है और भी। ये जी जो जी। इंग्लिश में आप लोग बताते हैं ये मेहरबानी करके हम उर्दू भी बहुत मुश्किल से समझते हो जानते हैं। इसी वजह से इंग्लिश कम बोला करें। हाँ ठीक है। नहीं मैं वैसे कोशिश तो करता हूँ कि मतलब ना बोलें ज्यादा। लेकिन असल में कुछ लफ्ज ऐसे हैं, जैसे अब ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है इसका अंग्रेजी में सब नहीं पढ़ा होता है। लेकिन अब मैं इसकी उर्दू या अरबी की टर्म अब बताने लगा हूँ, वो मेरा ख्याल है अक्सर लोगों ने नहीं पढ़ी होती, तो वो इसलिए लोगों की आसानी के लिए। बहरहाल अगर आ भी जाए तो कोई नहीं, आपके लिए भी उसमें सीखने की नई चीज है ना। कई लोग जैसे इसमें ऐसे हैं हमारे पास जो उर्दू की इस्तिलाहें उन्हें नहीं पता, तो वो उर्दू सीख रहे हैं इस कोर्स में साथ साथ। तो कई लोग मतलब आप इससे दूसरा फायदा ले लें कि चलें आपको उर्दू की इस्तिलाह आती है तो आप अंग्रेजी वाला फायदा ले लें। तो ये अब जहाँ सब लोग हो ना मुख्तलिफ बैकग्राउंड के, तो वहाँ इस तरह होता है, फिर ये कल्चरल एक्सचेंज है एक तरह नहीं का। शेख साहब जैसे आप लोगों को आसान है वो हमें बताया। हम आप लोगों की नज़र बहुत ज़्यादा अच्छी है लेकिन इधर हम अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा फिर लोगों को जब बताते हैं प्रेडिकेट ये नहीं समझते नहीं जानते ना हम भी फिर मुश्किल से जानते हैं इस वजह से। हाँ नहीं मैं बताने लगा हूँ इसकी जो उर्दू की इस्तिलाहें हैं और हर अरबी चीज़ की। में बताया करें तो फिर भी ठीक है। जी ठीक है। अच्छा सब्जेक्ट जो है इसको अब हाँ नोट कर लें कि इन टर्म्स को हम अरबी में क्या कहते हैं, क्योंकि जाहिर बात है आगे हम वही वाली टर्म्स ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट के लिए हम उर्दू में या अरबी में मुस्नद इलेह की टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है। यार ये इसका अच्छा वो राइट टू लेफ्ट वाला इशू चल। तो मुस्नद इलेह ये सब्जेक्ट को कहा जाता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है। और जो प्रेडिकेट है यानी जो बात आपने की है उसको कहते हैं मुस्नद। ठीक है। तो अब आप यूं भी कह सकते हैं कि जुमले में दो चीजें जरूरी होती हैं, एक मुस्नद इलेह और एक मुस्नद। मुस्नद इलेह वो है जिसके बारे में आप बात करते हैं, और मुस्नद है जो आप बात करते हैं। तो कोई भी आप जुमला किसी भी जबान में देखेंगे तो उसमें ये दो एंड्स लाजिमन होते हैं। जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसे आप सब्जेक्ट या मुस्नद इलेह का नाम देंगे, और जो बात कर रहे हैं उस बात को मुस्नद या प्रेडिकेट कहेंगे। तो ये हम अभी पढ़ रहे हैं कि जुमले में मुख्तलिफ अल्फाज किस तरह से यूज होते हैं। तो अभी हमने सिर्फ दो लफ्ज पढ़े जो हर जुमले में होंगे। आगे फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसकी मजीद डिटेल देखेंगे कि जुमले में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हैं बेसिकली जो अभी हमने कवर करने हैं। जी मारिया।
सर वो जो कह रहे थे कि उर्दू का इंग्लिश का थोड़ा सा मसला हो रहा है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर कर दूं तो बस वो ये है कि जैसे सब्जेक्ट यूजुअली नाउन और इस्म होता है, ठीक है, इस्म या कोई ऐसी चीज जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, तो जो ये प्रेडिकेट है ये आप समझ लें कि फेल है। तो एक इस्म के बारे में सब्जेक्ट यूजुअली इस्म होता है, ठीक है, और प्रेडिकेट ये होता है कि फेल या एडजेक्टिव। तो इससे शायद उनको समझने में आसानी हो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। जी बहुत शुक्रिया। ठीक है, बेहतर। अच्छा, इसमें कोई और सवाल आ गया जी, रमजान। अभी जो शेख साहब आप लोगों ने ये नीचे जो लिखा है, ये मिसाल खालिदुन मुदर्रिसुन, अभी ये जो खालिदुन है ये मुस्नद इलैहि है क्योंकि इसकी बात हो रही है ना, जी और ये बिल्कुल। इसम है। और बिल्कुल। मुदर्रिसुन ये जो है ये इसम भी आता है और फेल भी आता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं मुस्नदा। तो ये ठीक है। हाँ, बस मुस्नद वो है जिसके बारे जो बात कर रहे हैं आप ना, जो बात आपने की है मुस्नद इलैह के बारे में, तो मुदर्रिस जो है वो मुस्नद है, ठीक है ये बात। हाँ, और ये फेल भी हो सकता है, ये इसम भी हो सकता जज़ाकुमुल्लाह खैर, हसन जज़ा, अभी समझ आ गई ना। है। चले, बहुत शुक्रिया। चले, ठीक है जी। तो बस आज का लेक्चर हम कंक्लूड करते हैं। फिर हमने बात की कि एराब कहते हैं जो लफ्जों के एंड पे जो चेंज आता है उसे, और इस चेंज से ये पता चलता है कि कोई लफ्ज जुमले में क्या मानी देगा आके, जुमले में उसका क्या रोल होगा। और दूसरा हमने कहा कि कुछ लफ्ज चेंज नहीं होते, तो अगर कोई लफ्ज चेंज नहीं हो रहा, एक ही तरह से यूज हो रहा है, तो इसको हम बिना कहते हैं। ठीक है। और जो लफ्ज चेंज होगा, यानी जो एराब लेगा, उस लफ्ज को मोरब कहेंगे। और जो चेंज नहीं होता है, यानी बिना के साथ यूज होता है, उसे हम मबनी कहते हैं। हमने फिर ये डिस्कस किया कि इसम जो है वो असलन मोरब होते हैं, यानी इसम चेंज होता है। और हर्फ जो हैं वो मबनी होते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते। कुछ थोड़े से इसम हैं जो मबनी होते हैं, वो इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमने जुमले को ज़रा पढ़ना शुरू किया, कि हमने इराब जब पढ़ना है, तो हमने ये देखा ना कि लफ्ज बदलता है इसलिए कि वो अपना मानी बता सके, कि वो जुमले में क्या मानी देने आया है, तो उसके लिए हमें जुमले को समझना ज़रूरी है पहले। तो जुमले के हवाले से अभी हमने सिर्फ दो चीज़ें डिस्कस की हैं, कि हर जुमले में कम से कम दो चीज़ें ज़रूर होती हैं। एक वो लफ्ज़ होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है, जिसे हम मुस्नद इलैह या सब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरा वो बात होती है जो हम उसके बारे में करते हैं, तो उसे मुस्नद या प्रेडिकेट कहा जाता है। बाकी इसमें और भी डिटेल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इसके अलावा भी जुमले में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे फिर रिलेट करना आसान हो जाएगा यार आप। ठीक है जी। तो बेहतर है फिर। अस्सलाम वालेकुम।